हेलो गाइस, देखो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो मेटल्स एंड मेटलर्जी एक थोड़ा अलग हटके टॉपिक है इन सारे टॉपिक से। बाकी सारे टॉपिक्स को रिलेटेड है, लेकिन मेटल एंड मेटलर्जी इनसे रिलेटेड नहीं है। इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, थोड़ा इंडस्ट्रियल यूज होता है, लेकिन जेई में इससे क्वेश्चन पक्का होता है। इससे हर बार एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, एक से ज्यादा आ सकते हैं लेकिन एक तो पक्का है। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। लोग कहते हैं इसमें बहुत कुछ रटना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो वो कुछ भी नहीं रटना है, आपको क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी ओर्स के नाम वगैरह याद करने में, अदरवाइज तो आपको पूरा मेटलर्जी सिर्फ क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। आपको दोबारा उसको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस टाइम टू टाइम उसको रिवाइज कर लोगे तो आपका मेटलर्जी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटलर्जी से। मेटलर्जी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम डिफाइन करने जा रहे हैं ओर्स एंड मिनरल्स। आपने बचपन में ओर्स और मिनरल्स दोनों के बारे में पढ़ा होगा और आप शायद जानते भी होंगे इनके बारे में जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहला लिखो ओर्स। व्हाट आर ओर्स? लिखो ओर्स आर द कंपाउंड्स। ओर्स आर द कंपाउंड्स, नॉट ओर्स। पहले हम लिखेंगे मिनरल्स, सॉरी इट्स नॉट ओर्स। विल फर्स्ट राइट अबाउट मिनरल्स। विल फर्स्ट गो विद मिनरल्स and write what are minerals. Right, minerals are the compounds. Minerals are the compounds which are found in earth crust. Minerals are the compounds which are found in earth crust and contain some metal. And contains some metal. देखो जनरली लोग स्टेटमेंट देते हैं, मतलब लोग से मतलब मेरा आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग हमेशा कहते हो कि मिनरल्स आर द कंपाउंड व्हिच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ऐसा नहीं है। कार्बन भी अर्थ क्रस्ट में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, लेकिन कार्बन इज नॉट अ मिनरल। पेट्रोल भी अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, जितने भी आपके पास डीजल, पेट्रोल, ऑयल्स हैं वो सब कहाँ मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, लेकिन इन सबको आप मिनरल्स नहीं कहते हो। मिनरल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट दे मस्ट कंटेन अ मेटल। मिनरल वही होगा जिसके अंदर कोई ना कोई मेटल प्रेजेंट होगी। अगर उसमें मेटल प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे मिनरल नहीं कहेंगे, पहली चीज। सो मिनरल्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन सम मेटल्स। देन आवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज ओर्स। राइट, ओर्स आर द मिनरल्स। Ores are the minerals which contains high percentage. Ores are the minerals which contains high percentage of a specific metal. Which contains high percentage of a specific metal, and the metal can be extracted, from it economically. So, ores are the minerals which contains high percentage of a specific metal and the metal can be extracted from it economically. तो कोई डिफरेंस होता है ओर्स और मिनरल्स में। अर्थ क्रस्ट में ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें मेटल हो उसे हम क्या कहेंगे? मिनरल। लेकिन वो मिनरल्स जिनके अंदर किसी एक मेटल का हाई परसेंटेज एग्जिस्ट करता हो और उस मेटल को हम इस ओर से आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ओर्स। तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स but all minerals are not ores.
ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये हमेशा याद रखना, जितने भी ओर्स होते हैं वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, मिनरल्स में, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं हो सकते। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपने पहले ही बचपन में पढ़ी हुई होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ओर्स की। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओर्स। देखो आपके पास अलग अलग टाइप के ओर्स होते हैं। हम उनको मेटल्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर उनके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट विल राइट अबाउट कार्बोनेट ओर्स। ये वो ओर्स हैं जहां पर आपकी मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल FeCO3 जिसे हम कहते हैं सिडेराइट, CaCO3 which is known as लाइम स्टोन, उसके अलावा MgCO3 which is known as मैग्नेसाइट, MgCO3 dot CaCO3 which is known as calamine. Further, so this is dolomite. This is not calamine, this is dolomite. Further, PbCO3 which is known as ceru. तो ये आपके पास कुछ कार्बोनेट ओर्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। सिडेराइट दैट इज FeCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, PbCO3 सेरुसाइट, CaCO3 लाइमस्टोन, MgCO3 डॉट CaCO3 डोलोमाइट। उसके अलावा MgCO3 डॉट 7H2 इसे हम कहते हैं इप्सम सॉल्ट। तो ये होती है आपके पास कुछ कार्बोनेट ओर्स, सिडेराइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, सेरुसाइट एंड एप्सम सॉल्ट्स। उसके अलावा दूसरे टाइप की जो हमारे पास ओर्स आती हैं, दोज आर ऑक्साइड ओर्स लाइक Fe2O3 जिसे हम कहते हैं हेमेटाइट, उसके अलावा Fe3O4 which is मैग्नेटाइट, then Cu2O which is known as क्यूपराइट। देखो कार्बोनेट्स और में एक दो और है, एक और है आपकी, जैसे CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस which is called मेलाकाइट। इसका कलर होता है ग्रीन। और एक होती है 2CuCO3 CO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस विच इज कॉल्ड एजुराइट, और इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, सिमिलरली क्यूपराइट, और हम इसे रूबी कॉपर भी बोलते हैं। देन उसके अलावा ZnO which is known as जिंसाइट, और इसे आप फिलोसफर्स वुल भी बोलते हो। उसके अलावा SnO2 which is known as कैसेटेराइट और टिनस्टोन। PbO which is known as litharge, Al2O3
इसे हम बोलते हैं कोरंडम। Al2O3.2H2O, इसे हम बोलते हैं बॉक्साइट। तो ये होते हैं आपके पास कुछ ऑक्साइड ओर्स, ठीक है। उसके अलावा आप एक और कंपाउंड होता है Fe2O3.3H2O, इसे हम बोलते हैं लिमोनाइट। ये आपके कुछ कॉमन ऑक्साइड ओर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, देन जिंसाइट, क्यूप्राइट, कैसिटराइट, लिथार्ज, कोरंडम, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थी दूसरी क्लास ऑफ ओर्स विच आर योर ऑक्साइड ओर्स। देन थर्ड टाइप के जो आपके पास ओर्स आते हैं, दोज आर सल्फाइड ओर्स। like CuFeS2, this is called copper pyrites. FeS2 is called iron pyrites. Cu2S, which is called copper glands. ZnS, which is known as zinc blende. PbS is called galena. HgS is called cinnabar. तो ये आपकी कुछ कॉमन सल्फाइड ओर्स हैं, लाइक CuFeS2, कॉपर पायराइट्स, FeS2, आयरन पायराइट्स, Cu2S, कॉपर ग्लैंड्स, ZnS, जिंक ब्लेंड, PbS, गैलेना, HgS, सिनाबार, ठीक है। तो ये हुई आपकी सल्फाइड ओर्स। उसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप आता है दैट इज ऑफ हैलाइड ओर्स। नेक्स्ट आती है आपके पास कुछ हैलाइड ओर्स, लाइक AgCl. AgCl is called horn silver. उसके अलावा KCl.MgCl2.7H2, this is called carnallite. Then after carnallite it's AgCl, KCl, carnallite, then it's Na3AlF6, which is called cryolite. इसे आप ऐसे भी लिखते हो 3NaF.AlF3। तो ये आपके पास कुछ कॉमन हैलाइड ओर्स हैं। उसके अलावा एक क्लास और बनती है आपके साथ सल्फेट ओर्स। तो सल्फेट ओर्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर्स नहीं है, दो ही ओर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, FeBSO4 which is called anglesite and CaSO4.2H2O which is called gypsum. तो ये आपके पास कुछ कॉमन ओर्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। हमने बेसिकली 5 क्लास पढ़ी है ओर्स की, कार्बोनेट ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स, हैलाइड ओर्स एंड सल्फेट ओर्स। तो ये आपके पास कुछ कॉमन टाइप होते हैं ओर्स के, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप एक AgS भी लिख सकते हो विच इज कॉल्ड सिल्वर ग्लांस। ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ओर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आप एक बार इन्हें बैठ के याद करोगे आपको याद नहीं होंगे, पर जैसे जैसे आप इनको यूज करते जाओगे आपको थोड़ा थोड़ा ये याद होते जाएंगे। तो
लेट्स सी, आप जैसे कुछ एक तो इनको आप यूज करोगे बार बार तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, कुछ एक बड़े इजी हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, और कुछ को याद करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ ओर्स। हमने ओर्स को क्लासिफाई किया है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज मेटलर्जी। तो आप लोग हेडिंग डालो नेक्स्ट, इट्स मेटलर्जी। देखो, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर, द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर in economical way, in an economical way is called metallurgy, is called metallurgy। देखो, बेसिकली मेटलर्जी क्या होता है आपके पास कि एक किसी भी गिवन ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। देखो, आपको अर्थ क्रस्ट में जो भी ओर मिलती है, इस ओर में दो चीजें होती है, एक मेटल और दूसरी क्या होती है, इंप्योरिटीज। ये जो आपके पास अनडिजायर्ड इंप्योरिटीज होती हैं इन्हें हम कहते हैं गैंग। ठीक है, दीज आर गैंग पार्टिकल्स। मैं इन्हें प्यार से गंगू बुलाता हूं, तो दीज आर योर गंगूज। इन गंगूज में क्या होता है, इन गंगूज में आपके पास होते हैं सिलिकेट्स, या फिर आपके पास जो भी अनवांटेड इंप्योरिटीज होती हैं लाइक डस्ट हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। और एक हमारे पास क्या होता है, मेटल। तो हमें ओर के अंदर सिर्फ क्या चाहिए होता है, मेटल। ये इंप्योरिटी और जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनको हमें क्या करना होता है, इस मेटल से सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए हम जो भी प्रोसेस यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। किसी भी मेटल की मेटलर्जी डिपेंड करती है उसकी रिएक्टिविटी के ऊपर, या वो कौन सा मेटल है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं किस टाइप के मेटल्स के लिए। तो अगर हम इन जनरल बात करें तो हमारे पास तीन टाइप की मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक लो रिएक्टिव मेटल्स और एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो आप लोगों ने अगर देखो लिथियम, सोडियम या सोडियम पोटेशियम, इनकी बात करो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन आयरन, कॉपर, जिंक, देन आप नीचे आते जाओगे तो आपके पास क्या आता है, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो ये आपके पास तीन क्लास ऑफ मेटल्स होती हैं। तो हम लोग इनको एक सिंपल से फॉर्मेट में डिवाइड कर लेते हैं। हम तीन तरह की मेटल्स की बात कर रहे हैं, एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, एंड तीसरी होती है आपके पास लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। हम इन तीन तरह की मेटल्स की बात, हाई रिएक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं पास लाइक आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये सब आपके पास कौन सी कैटेगरी में आती है, लो रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के। और लो रिएक्टिव में कौन आती है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। जो भी आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स। जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप उनके मोल्टन सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हो। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
देखो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी वो जिसके साथ भी कंपाउंड बना रही है वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। तो आपको उस मेटल को रिमूव करने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम इट्स मोल्टन सॉल्ट। जिसके साथ भी उसका कंपाउंड, लाइक जैसे सोडियम मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, तो सोडियम को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, दैट इज योर NaCl। तो जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए, उनके एक्सट्रैक्शन के लिए उनके मोल्टन सॉल्ट्स का क्या करते हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्टन सॉल्ट्स। देन moderately reactive metals, these metals are extracted by the reduction of their oxides। आप क्या करते हो, मॉडरेटली मेटल्स के लिए इनके ऑक्साइड्स बनाते हो और इनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके आप क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, मेटल। देन थर्ड केस आता है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को आप डायरेक्ट हीटिंग से ही ऑब्टेन कर लेते हो, क्योंकि देखो ये लीस्ट रिएक्टिव मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी, तो इनके पास क्या होगा, छोटी मोटी इंप्योरिटीज होंगी, आप हीट करोगे, इंप्योरिटीज क्या होंगी, अनमेल्ट, मतलब इंप्योरिटीज मेल्ट नहीं होंगी और मेटल आसानी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वो हम देखेंगे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट अगर एक जनरल आउटलाइन बनाए तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये प्रोसेस यूज करेंगे, मॉडरेटली के लिए आपके पास ये प्रोसेस यूज करेंगे और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। तो हम अभी जो प्रोसेसेस पढ़ेंगे वो बेसिकली एप्लीकेबल है फॉर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो हम जो मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो हम इनके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी और इनकी बात हम बाद में करेंगे। चलो तो आप लोग हैंड डालो। नेक्स्ट स्टेप्स और प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टेप्स और प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, फ्रॉम देयर ओर्स। हम अलग अलग मेटल्स की मेटलर्जी की बात करेंगे। तो हम जब भी किसी मेटल की मेटलर्जी करने जाएंगे, मैंने आपको अभी बताया कि हम बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की जनरली। तो हमारे पास जब भी हम मेटलर्जी करेंगे तो उसके अंदर हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वो स्टेप्स क्या है, आप लोग लिखो, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। वो क्या होता है अभी बात करेंगे। The second step is conversion of ore into oxide. Then your third step is reduction of oxide into metal. And fourth step is refining of। ये 4 स्टेप आप फॉलो करोगे किसी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए। सबसे पहले करेंगे कॉन्सेंट्रेशन, फिर कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, देन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हम यहां पे सबसे पहला हमारा टर्म या सबसे पहला हमारा स्टेप स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is concentration। इसे हम बेनिफिकेशन भी बोलते हैं, इसे हम एनरिचमेंट भी बोलते हैं ऑफ ओर। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे आप ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हो। कॉन्सेंट्रेशन, बेनिफिकेशन, एनरिचमेंट, ड्रेसिंग ऑफ ओर। देखो मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, आपके पास जो भी कोई ओर होती है उस ओर में 2 चीजें होती हैं, एक मेटल और दूसरे गैंग पार्टिकल्स। तो ये मेटल और गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो अभी हम लिख सकते हो द सेपरेशन ऑफ मेटल, the separation of ore, sorry not metal, the separation of ore from unwanted
from unwanted earthly and siliceous impurities. Earthly and siliceous impurities is called concentration or beneficiation of ore. Is called concentration or beneficiation of ore. देखो यहां पर क्या होता है, आपके पास ये ओर है, इसमें मेटल भी है और साथ में क्या है, गैंग पार्टिकल्स भी हैं. आप मेटल को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. मेटल को अलग कर रहे हो, इंप्योरिटीज को अलग कर रहे हो, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. यहां से हमें मेटल नहीं मिल रहा है, सॉरी, दिस विल बी प्योर ओर. प्योर ओर, तो हम प्योर ओर को अलग कर रहे हैं और इंप्योरिटीज को अलग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. इस प्रोसेस का हमारा मेन एम क्या है, इंप्योरिटीज अलग निकल जाएं और ओर पार्टिकल्स अलग आ जाएं, जिनको मैं अगली प्रोसेस के अंदर भेज दूंगा. ठीक है. कॉन्सेंट्रेशन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं एंड द टाइप ऑफ मेथड यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेटल विच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड. जो भी आपके पास इसका प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन का भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का ओर प्रेजेंट है. तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने जा रहे हैं, सॉरी, हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन के मेथड्स होते हैं. इसमें सबसे पहला मेथड आता है आपके पास फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड. या आप इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हो. लिखो, दिस method is used for the ores. This method is used for the ores which have difference in densities, with their impurities, with impurity particles. This method is used for the ores which have difference in densities with the impurity particles. देखो, मैंने आपको अभी बताया था, एक तो आपके पास ओर होगी और साथ में क्या होगी, इंप्योरिटी. यहां पे इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस हो सकता है. डेंसिटीज में डिफरेंस का मतलब है, हो सकता है ओर हैवी हो और इंप्योरिटीज कैसी हो, लाइटर, या फिर ओर लाइटर हो और इंप्योरिटीज क्या हो, हैवी. इन जनरल हमारे पास जिनके लिए ओर हैवी होता है, इंप्योरिटीज लाइटर होती हैं, उनके लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं. बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होता है. देखो, आपके पास क्या होता है, एक इंक्लाइन स्लोप होता है और यहां पे एक कंटेनर होता है. इधर से वाटर आता है, यहां से वाटर आ रहा है एट हाई प्रेशर. यहां पे आपने क्या किया है, देखो मैं आपको शुरू से बताता हूं. जब हम ओर निकालते हैं, ओर कहां से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से. तो अर्थ क्रस्ट से ओर निकालने के बाद ओर आपको मिलती है बड़े बड़े लंप्स की फॉर्म में, बहुत बड़े बड़े रॉक्स मिलती हैं ओर की. ऐसा नहीं कि आपको पाउडर्ड ओर मिल गई पहले से. जब आप जमीन में से निकालते तो आपको बहुत बड़े बड़े लंप्स मिलते हैं ओर्स के. आप इन लंप्स को ब्रेक करते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और फिर इनकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हो, जिससे आपकी ओर किस में कन्वर्ट होती है, एक पाउडर की फॉर्म में. उस पाउडर में ओर भी होती है और इंप्योरिटीज भी होती हैं. तो मैंने उस पाउडर ओर को यहां पे डाला और यहां से वाटर फ्लो करवाया. तो जैसे यहां पे वाटर आएगा, ये कंटेनर फिल होगा. कंटेनर फिल होगा तो थोड़ी देर बाद कंटेनर ओवरफ्लो करने लग जाएगा. यहां से पानी निकल के बाहर आना स्टार्ट होगा. यहां पे आप बीच में छोटे छोटे नेट्स लगाते हो, फिर यहां से फ्लो होगा, नीचे आएगा यहां पे, फिर यहां पे आगे एक और नेट लगा दिया आपने, फिर से यहां पानी गिरेगा नीचे. इस तरह से आप यहां पे बार बार ये एक अरेंजमेंट बनाते. तो होता क्या है, यहां पे ओर पार्टिकल्स हैवी हैं. अगर वो हैवी हैं तो बॉटम में रहेंगे, क्योंकि यहां पे हमने क्या कहा है, ओर इज हैवी एंड इंप्योरिटीज आर लाइटर. तो हैवी ओर पार्टिकल्स तो यहां बॉटम में रहेंगे और जो लाइटर इंप्योरिटीज हैं वाटर के साथ क्या हो जाएंगी, ऊपर फ्लो हो जाएंगी. हो सकता है यहां से कुछ और पार्टिकल्स भी चले गए हो
वो और पार्टिकल्स कहां पर रह जाएंगे, यहां बॉटम में आ जाएंगे और यहां से इंप्योरिटीज फिर आगे चली जाएंगी। तो इस तरह से इन स्टेप से होते हुए अल्टीमेटली जब आपके पास यहां वाटर आएगा उसमें सिर्फ क्या होंगी, इंप्योरिटीज, और यहां पे हर जगह क्या बच जाएंगे आपके पास, और पार्टिकल्स। आपने और पार्टिकल्स को अलग कर दिया, आपने इंप्योरिटीज को अलग कर दिया, आपका कॉन्सेंट्रेशन का पर्पस पूरा हो गया है। अब आपके पास जो बचा है दैट इज योर प्योर ओर एंड गैंग पार्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। समझ में आता है? तो दिस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इंप्योरिटी पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओर होती है हेमेटाइट Fe2O3, आप इसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि Fe2O3 इटसेल्फ क्या होता है, हैवी होता है, और इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं, डस्ट वगैरह, वो क्या होती हैं, लाइटर। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से ओर और इंप्योरिटीज क्या हो जाती है, यहाँ पे अलग अलग हो जाती है। समझ में आता है? देन नेक्स्ट मेथड इज, आवर नेक्स्ट मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। So our second method is magnetic separation method। देखो ये मेथड उन ओर्स के लिए यूज करते हैं जिनमें ओर और इंप्योरिटीज दोनों में से कोई एक नेचर में कैसा हो, मैग्नेटिक। ठीक है, या तो और मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटीज कैसी हो, नॉन मैग्नेटिक, या फिर और नॉन मैग्नेटिक हो और इंप्योरिटीज कैसी हो, मैग्नेटिक। तो यहां का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, डिफरेंस इन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ओर एंड impurities, that is your gang particles। ठीक है, तो या तो और मैग्नेटिक होगा या फिर impurities मैग्नेटिक, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होगा। अगर दोनों मैग्नेटिक हैं तो भी यूज नहीं कर सकते, दोनों नॉन मैग्नेटिक हैं तो भी हम इसे यूज नहीं कर सकते। देखो इस प्रोसेस का सेटअप क्या होता है, यहां पर आपके पास बहुत सिंपल सा सेटअप होता है। ये दो व्हील्स बने हुए हैं आपके पास, एक ग्रीन व्हील है और एक व्हाइट व्हील है। ये जो आपका व्हाइट व्हील है दिस व्हील इज मैग्नेटिक इन नेचर, एंड दिस ग्रीन व्हील इज नॉन मैग्नेटिक। ये व्हील थोड़ा छोटा हो गया है तो इसे बड़ा बना लेते हैं। यहां पर ये जो बेल्ट है आपके पास, दिस इज अ लेदर कन्वेयर बेल्ट। यहां पे आप एक होपर लगा के रखते हो, इस होपर में क्या होती है, पाउडर डोर भरी हुई होती है, और ये पाउडर डोर इस बेल्ट पर गिरती रहती है। ठीक है, ये व्हील्स ऐसे रोटेट कर रहे हैं। देखो लेदर बेल्ट का कोई मैग्नेटिक नेचर नहीं होता, लेदर बेल्ट कैसी होती है, नॉन मैग्नेटिक। यहां से आप पाउडर डोर इस बेल्ट पर डालते हो, ये बेल्ट इस पाउडर डोर को अपने साथ लेकर चलती है। ठीक है, जैसे ही ये बेल्ट इस मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में आती है, ये बेल्ट भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक। हमने अभी भी पढ़ा कि या तो और या इंप्योरिटीज दोनों में से एक क्या होता है, कोई नॉन मैग्नेटिक, और दूसरा कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, सिंस इस बेल्ट के इस व्हील के कांटेक्ट में आते ही ये बेल्ट भी कैसी हो गई है, मैग्नेटिक। तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस बेल्ट से चिपक जाएंगे और इस बेल्ट के साथ साथ कहां मूव करने लग जाएंगे, नीचे की तरफ। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस बेल्ट के ऊपर स्टिक नहीं करेंगे
और जैसे वो इस एंड पर आएंगे, इस एंड पर ये बेल्ट उन पार्टिकल्स को थ्रो करना स्टार्ट कर देगी। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन में है और अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया है तो टेंजेंशियली क्या होंगे, पार्टिकल्स इधर जाएंगे। तो यहां पे आपके पास एक हीप बनेगा, दैट हीप विल बी ऑफ नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स बनेगा। फिर अब ये बेल्ट घूमा, जो भी आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स थे वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इस व्हील के साथ साथ यहां तक आए। जैसे ही इस बेल्ट का इस व्हील से कांटेक्ट खत्म हुआ, इस बेल्ट का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक नेचर लॉस्ट हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक पार्टिकल चिपके हुए हैं वो यहां से थ्रो होना स्टार्ट होंगे और वो भी यहां पर एक हीप बनाएंगे, एंड दैट हीप विल बी ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल्स। इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अगर और नॉन मैग्नेटिक है और इंप्योरिटीज मैग्नेटिक है तो ये हो गई आपकी और अलग, ये हो गई इंप्योरिटीज अलग। अगर आपकी इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक है तब भी आपके पास और अलग हो गई और इंप्योरिटीज क्या हो गई। ये मेथड जनरली आप यूज करते हो फॉर टिन स्टोन। टिन स्टोन इटसेल्फ कैसा होता है, नॉन मैग्नेटिक, लेकिन इसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं जो नेचर में होती है मैग्नेटिक, विच आर ऑफ वुल्फ्रामाइट्स। वुल्फ्रामाइट्स आर MnWO4 plus FeWO4. These are the tungstates of Mn and Fe. तो टिन स्टोन के लिए आप ये मेथड यूज करते हो। टिन स्टोन में, टिन स्टोन खुद क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक, जबकि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं, मैग्नेटिक। तो ये था आपके पास कॉन्सेंट्रेशन का सेकंड मेथड, विच इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये समझ में आता है आपको? चलो, तो ये जनरली हम उन नोड्स के लिए यूज करते हैं जिनके मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपकी और कैसी होती है, मैग्नेटिक, और इंप्योरिटीज कैसी होती है, नॉन मैग्नेटिक, या फिर रिवर्स नेचर हो, इंप्योरिटीज कैसी हो, नॉन मैग्नेटिक, सॉरी इंप्योरिटीज कैसी हो, मैग्नेटिक, और कैसी हो आपकी, नॉन मैग्नेटिक। देन यहां पे आपका थर्ड मेथड आएगा, विच इज योर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो ये बड़ा ही स्पेसिफिक मेथड है और ये स्पेसिफिक टाइप की ओर्स के लिए ही काम में आता है। सबसे पहला तो लिखो इसे, दिस मेथड इज यूज्ड only for सल्फाइड ओर्स। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हो आप, सल्फाइड ओर्स के लिए। यानी जब भी किसी सल्फाइड ओर का आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अभी तक जो आपने पढ़े बहुत सिंपल से आसान से मेथड्स थे, लेकिन ये जो मेथड है ये थोड़ा डिफरेंट मेथड्स है बाकी मेथड्स से। देखो अभी हम जो भी मेथड्स पढ़ रहे हैं, दीज आर ऑल फिजिकल मेथड्स। हम कॉन्सेंट्रेशन का एक केमिकल मेथड भी पढ़ेंगे। जो भी आपने भी टाइप पढ़े, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, दीज आर ऑल फिजिकल मेथड्स। ये भी कैसा मेथड है, फिजिकल मेथड ही है। यहां पे हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे और उन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम स्पेसिफिक नाम देकर यूज करेंगे। इसमें पहला कंपाउंड होता है पास, पहला जो टर्म है दैट इज फ्रोथिंग एजेंट। देखो यहां एक नया टर्म है फ्रोथ। फ्रोथ कुछ भी नहीं होता है, जैसे पानी में आप सर्फ डालते हो या कोई भी डिटर्जेंट डालते हो तो क्या होता है, फॉर्म जनरेट होता है। उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, फ्रोथ। जब आप पानी में कभी भी देखना, बिग बॉटल में 2-4 ड्रॉप्स ऑयल डालो, उसे जोर से शेक करो। जब आप शेक करोगे थोड़ी देर बाद वहां पे ऑयल की बहुत अलग अलग ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। वो जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स बनी है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रोथ। और फ्रोथ कुछ भी नहीं होता। जैसे सोप के बबल्स बनते हैं वैसे ऑयल के भी पानी के अंदर क्या होते हैं,
बबल्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रोथ। तो हम यहां पे फ्रोथिंग एजेंट यूज करते हैं एंड फ्रोथिंग एजेंट होता है मेरा पाइन ऑयल। इसको यूज करते हैं फ्रोथिंग एजेंट एज पाइन ऑयल। उसके अलावा मेरे पास एक सब्सटेंस होता है विच इज कॉल्ड कलेक्टर। कलेक्टर क्या करता है, इट एक्टिवेट्स द ओर पार्टिकल्स टुवर्ड्स फ्रूट। अभी हम देखेंगे क्या काम आता है। बेसिकली क्या करता है, जो और पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्रोथ के टुवर्ड्स एक्टिवेट करता है। ठीक है। तीसरी चीज हम यहां पर यूज करेंगे, यहां पर जो कलेक्टर होता है दैट इज पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। दिस इज यूज्ड एज अ कलेक्टर। देन थर्ड टर्म हमारे पास आता है स्टेबिलाइजर्स, या आप रादर इन्हें फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स कहते हो। सिर्फ फिनॉल्स, क्रिसॉल्स एंड एनिलीन, इनमें से किसी को भी आप फ्रोथ स्टेबिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो। फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स क्या होते हैं, जो फ्रोथ को स्टेबल बनाएंगे। जो ऑयल बबल्स होती हैं वो एक बार बनने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होती है, वापस से मिलकर ऑयल की एक पूरी ड्रॉपलेट बना लेती है। तो वो जो अलग अलग ऑयल बबल्स बनी उनको अलग अलग रखने के लिए आप कुछ सब्सटेंसेस डालते हो जिन्हें आप क्या कहते हो, फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स। फिनॉल्स, क्रिसॉल्स और एनिलीन्स, इन सबको आप किसकी तरह यूज करते हो, फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स की तरह। तो ये तीन टर्म्स होते हैं। पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, फ्रोथिंग एजेंट जो फ्रोथ जनरेट करेगा, कलेक्टर जो और पार्टिकल्स को फ्रोथ की तरफ एक्टिवेट करेगा, वो कैसे करेगा हम देखेंगे, और लास्ट फिनॉल्स और क्रिसोल्स एंड एनिलीन्स जो बने हुए फ्रोथ को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। फिर हम बात करते हैं इस प्रोसेस के प्रिंसिपल की। प्रोसेस, द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी of ore and impurities by oil। देखो ये वेटेबिलिटी का डिफरेंस क्या है या वेटिंग क्वालिटी का डिफरेंस क्या है, हमेशा याद रखना। अगर कोई एक चीज किसी लिक्विड से वेटेबल है, यानी एक लिक्विड एक चीज को वेट कर रहा है, तो वो जो भी कोई सब्सटेंस है वो उस लिक्विड के सरफेस से क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो, आप लोगों ने कई बार डिटर्जेंट्स के ऐड आते हैं टीवी में, तो आपने देखा होगा आपको एक ऐसे कपड़ों की नेट बनी हुई होती है और उस नेट के अंदर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल बैठे हुए होते हैं। और जैसे ही यहां से वाटर फ्लो होता हुआ आता है, वो डस्ट पार्टिकल को क्या होता है, अपने साथ में ले जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डस्ट पार्टिकल वाटर से क्या होते हैं, वेटेबल होते हैं। जैसे ही एक डस्ट पार्टिकल वाटर के कांटेक्ट में आएगा, वो वाटर के सरफेस से चिपक जाएगा और वाटर के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो मूव कर जाएगा। तो हम इसी प्रिंसिपल को यहां पे काम में लेते हैं कि आपके पास और या इंप्योरिटीज दोनों में से एक तो होगा ऑयल से वेटेबल, जबकि दूसरा क्या होगा, वाटर के थ्रू वेटेबल। जो कॉमन हमारा प्रिंसिपल होता है उसमें हम मान के चलते, हम ये और लेते हैं, और इज वेटेबल बाय ऑयल एंड impurities these are wettable by water। यानी जो भी और पार्टिकल होगा वो ऑयल की सरफेस पे चिपक जाएगा और जो भी impurities पार्टिकल्स होंगी वो वाटर की सरफेस पे चिपक जाएंगी। उस और पार्टिकल को ऑयल की सरफेस पे चिपकाने के लिए हम किसे यूज कर रहे हैं, पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट को। हमने क्या कहा था कि कलेक्टर और को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स फ्रोथ। फ्रोथ में क्या होती है, ऑयल बबल्स। तो ऑयल बबल्स पे और पार्टिकल को कौन चिपकाएगा, पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। तो आर ओर इज वेटेबल बाय ऑयल एंड इंप्योरिटीज आर वेटेबल बाय वाटर। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटीज ऑफ ओर एंड इंप्योरिटी पार्टिकल बाय ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस का छोटा सा आउटलाइन हुआ, हम कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे। इस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है, हम एक साथ यहाँ पे 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, वो एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तो अभी हमने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया है, क्या फ्रोथिंग एजेंट होता है, क्या कलेक्टर होता है, क्या इस प्रोसेस का प्रिंसिपल होता है, क्या होते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग इस प्रोसेस को पूरा पढ़ेंगे और इसके साथ हम एक और प्रोसेस पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पहले पूछूंगा कि कौन कौन से सब्सटेंस क्या काम करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारे सब्सटेंस काम करते हैं।